ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के मुंह से अगर आपने 4.5 साल में एक बार भी बिजली कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो, एक बार भी सुना हो तो बता दो। नहीं सुना ना? ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के मुंह से अगर आपने 4.5 साल में एक बार भी बिजली कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो, एक बार भी सुना हो तो बता दो। नहीं सुना ना? तो इसका मतलब यह है कि वो बिजली की जो बन रही थी उसको भी पूरा नहीं किया। जितने बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में बन रहे थे वो अभी भी नहीं पूरे हुए, समाजवादी सरकार में पूरे होंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और बहुत सोच समझ के फैसला लिया, कोई ऐसा ही फैसला नहीं लिया। और फैसला उस दिन लिया जब नया साल था, पहली तारीख थी, 22 मई से चुनाव होना है, 22 मई सरकार बननी है। समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने पूरा होमवर्क करके, जानकारी हासिल करके ही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली दी जा सकती है, बिजली पर्याप्त है। और जितना समाजवादियों ने काम किया, आप ललितपुर चले जाइए, बिजली के कारखाने किसने बनाए, सोलर एनर्जी के प्लांट किसने लगाए। आप महोबा में चले जाइए, सोलर के प्लांट किसने लगाए। जालौन उरई में चले जाइए, प्लांट किसने लगाए। आप मिर्जापुर में पता करिए, जहां पर फ्रांस के उस समय के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, तो वो किसने लगाया। और कई 500 हेक्टेयर जमीन उरई जालौन में दी थी केंद्र सरकार को कि यहां पर बड़ा मेगा सोलर प्लांट लगा दो, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। पता नहीं यूपी के साथ भेदभाव क्यों किया केंद्र सरकार ने। और मुझे याद है कलाम साहब जब आए थे, राष्ट्रपति जी, उन्होंने 9 पॉइंट प्रोग्राम पर मुझे प्रेजेंटेशन किया था। उसमें 8 पॉइंट हम पहले से ही कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में लागू कर चुके थे, जगह जगह उसकी योजनाएं चल रही थी। और जो उन्होंने कहा कि मिनी ग्रिड से एक गांव को सोलर से पूरा बिजली दीजिए, मैंने उनसे उसी समय निवेदन किया कि मैं बहुत जल्दी इसको लागू कर दूंगा। मैंने लागू किया, 3-4 महीने के अंदर मैंने वो गांव में बिजली फ्री दी। और उसका परिणाम यह हुआ कि उस समय के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब खुद आए थे और उसका उद्घाटन किया था। आज भी उस गांव में पूरी फ्री बिजली है। वो चक्की चलाएं, चाहे सोलर लाइट घरों में बिजली जलाएं, चक्की चलाएं, अपना सिंचाई का काम करें, सब कुछ फ्री है। तो अगर एक गांव हो सकता है, उस समय और गांव भी मैंने दिए थे, कतनिया घाट के आसपास गांव दिए थे। अगर आपको याद हो, लोहिया गांव, लोहिया घर जो दिए थे उस समय, उसमें सभी में सोलर था। सोलर से एनर्जी से बिजली मिल रही थी, पंखे चल रहे थे। तो अगर वो काम क्यों नहीं हो सकता? वो काम पुनः समाजवादी सरकार में बढ़ेगा, जिसमें गरीबों को कोई बिजली नहीं बिल ना देना पड़े। ऑफिसर तो भाजपा के ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर बदल जाते समय के हिसाब से। तो जो उस पर विचार करेंगे, जो टिकट नहीं मांगेंगे और ऑफिसर होंगे उन पर विचार करेंगे। किसने? जी, इंश्योरेंस एक दूसरा सवाल है, लेकिन सरकारी अस्पताल या ऐसी संस्थाएं प्राइवेट भी हों जहां गरीब को फ्री इलाज मिल जाए। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा गरीबों को फ्री इलाज मिले, उसको किसी भी दवाई, जांच और बड़ी से बड़ी बीमारी में पैसा न दे पड़ना पड़े। और इंश्योरेंस दूसरा विषय है। अभी नहीं बताएंगे, पार्टी तय करेगी, उसी हिसाब से फैसला लेंगे। मुझे ये नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में धारा 144 कब लागू हुई थी, तो इसका क्या जवाब दें हम, जब हमें ये नहीं पता था कि यहाँ धारा 144 लागू है। अगर धारा 144 लागू है तो आज फिर FIR हो जाएगी। आप और हम सब बैठे हैं यहाँ पर,
तो जब समाजवादी पार्टी को और हमारी जानकारी में नहीं था कि पार्टी कार्यालय के अंदर, हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे। तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। तो इसलिए वो वर्चुअल रैली थी। वो लोग जो आ गए, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग ना आए और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। हैं? मेरा सवाल ये है कि एलयू के तमाम हॉस्टल्स में जो कोविड ब्लास्ट हो चुका है, बच्चे और छात्र परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, क्या कुछ है? प्रशासन कभी भी ध्यान नहीं देगा। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को चौपट किया है। आज गरीब को कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, न ऑपरेशन हो रहे हैं सरकारी अस्पताल में, न दवाई मिल रही है, न जांचें हो रही हैं। तो राजधानी में अगर ये हालत है कि हॉस्टल के बच्चे जो माँ बाप से दूर हैं और यहाँ पर पढ़ाई करने आए, अगर उनकी देखभाल सरकार नहीं करेगी तो कौन देखभाल करेगा? इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों को अच्छा से अच्छा इलाज और तुरंत प्रोटोकॉल के तहत जो दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए वो उपलब्ध कराएं। सर, आपने योगी सरकार के 4 बड़े अधिकारियों के ऊपर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए थे, चुनाव आयोग की शिकायत की थी, उसमें आगे क्या कोई संवाद हुआ? देखिए, अगर विपक्ष की सरकार होती तो सब अधिकारी अभी तक हट गए होते। जब सत्ता एक जगह हो, दोनों पार्टियों की सत्ता एक जगह हो, दोनों सत्ता एक पार्टी की है, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन बातों को देखेगा और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो हम तो चाहते हैं जल्दी चले जाएं, जाना चाहते हैं तो जगह तब भी खाली हो। नहीं नहीं नहीं, रुकेंगे नहीं। हम एक विचारधारा और एक लड़ाई लड़ रहे हैं, किस किस को रोकेंगे, कब कौन चला जाए? कहेंगे कि आपका जो पार्टी का 4.5 साल का अनुभव था वो अपने आप में कंप्लीट नहीं था बीजेपी को अकेले चुनौती देने के लिए? कभी कभी राजनीति में वो परिस्थितियां बनती हैं जहां बड़े चेहरे, बड़े नेताओं को भी साथ जोड़ा जाए, इसलिए उनको जोड़ने के लिए त्याग समाजवादी पार्टी ने किया है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो नेता हैं उनके आने से एकदम माहौल बदल जाता है। तो अच्छी बात है, किसी के आने से अगर बाहर आए तो अच्छी बात है। हाँ, मैं अब क्या बोलूं उस पर? तुम बात ही नहीं समझ पाते हो। नहीं, 80, मैंने ये कहा कि 80% लोग समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ हैं। जब से वो लोग आ गए हैं तो 20% खिलाफ लोग भी उनके हमारे साथ आ गए। तो जब खिलाफ लोग आ जाएंगे, गठबंधन के साथ पहले से 80% लोग थे, तो इनका सफाया हो जाएगा। वो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी उन्हीं महिला प्रत्याशी उतारेंगे जो जीतेंगी, हम हारने के लिए नहीं उतार सकते। वो अपनी सीट पर लड़ेंगे, जो उनकी सीट है वो अपनी सीट पर लड़ेंगे। अगर उनकी सीट ही नहीं पता तो कैसे तुम पत्रकार हो? नहीं, वो तो सांसद है, सीट नहीं पता उन्हें उनकी। आपके लिए इंश्योरेंस, हमारे पत्रकार साथी ने कहा, वो बात मान ली, आपके लिए इंश्योरेंस। आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है
जनता के लिए कुछ फैसले लिए हैं। सबसे पहले नया साल जब शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी ने यह तय किया था, उस नए साल पर पहला संकल्प था कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। फिर लैपटॉप को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने बच्चों को पढ़ने के लिए, जो आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उनको लैपटॉप से मदद करने के लिए लैपटॉप दिया जाएगा। और वो स्कीम ऐतिहासिक स्कीम थी। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया गया था। और आज भी इतने वर्षों के बाद जब हम लोग गांव में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, तो वो लैपटॉप देखने को मिलता है। एक एक लैपटॉप की एक कहानी है। अगर हम पूरा देखें कि उस लैपटॉप से क्या क्या पढ़ाई में या रोजगार में या नौकरी में मदद मिली है, एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। परिवार में किस तरीके से न केवल बच्चे ने, बहन ने, भाई ने, परिवार के सब लोगों को मदद मिली है। और जिस समय लॉकडाउन लगा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत सब ऑफिसेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, मुझे खुशी है इस बात की, बहुत सी जगह से जानकारी मिलती थी कि समाजवादी सरकार का दिया हुआ लैपटॉप अभी भी चल रहा है और हमारे काम आ रहा है। समाजवादी सरकार थी तो आईटी सेक्टर में क्या बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए रास्ता बनाया था। चक गजरिया फार्म में एचसीएल का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था और एचसीएल इन्वेस्टमेंट के आने से लखनऊ जैसा शहर आईटी हब के नाम से भी जाना जा सकता था अगर इस काम को और आगे बढ़ाया जाता। जितना समाजवादी सरकार में उस समय काम हुआ था, उससे आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। केवल एचसीएल कैंपस में लगभग 5000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिला है। जो डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं एचसीएल कैंपस में, वो 5000 से ज्यादा हैं। उसके साथ कितनों को और नौकरी रोजगार मिला होगा उसकी संख्या भी नहीं कैलकुलेट हुई है। लेकिन कैंपस में आज अगर हम जाएं और आकलन करें तो 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं, डायरेक्ट रोजगार मिला है। और ये क्वालिटी नौकरी है, क्वालिटी जॉब है, प्रोफेशनल्स हैं इसमें, और जिसमें बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं जो कई सालों की ट्रेनिंग अनुभव है, वो लोगों को नौकरी मिली है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ करके आए हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। और जिसमें इंजीनियरिंग पास वाले बच्चे जो आज हैं उसमें वो लगभग 3500 हैं जिन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की है, वो नौकरी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ खुशी ये है कि जिले के आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी नौकरी मिली है, चाहे वो लखनऊ हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो। और इसके साथ साथ 12th पास कर करके जो आज कोर्सेज हैं जिससे वो नौकरी और रोजगार मिल सकता है, वो भी 12th पास करने वालों को ट्रेनिंग मिलती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन्हें नौकरी मिलना, ये एचसीएल कैंपस केवल एग्जाम्पल है। और मैंने कई और जो उदाहरण भी दिए समाजवादी सरकार में जिसमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है लोगों को। इसलिए आज जब 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में 22 नौकरी रोजगार संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में, ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्त पद हैं, पुलिस में कितनी भर्ती हो सकती है, वन विभाग में कितनी हो सकती है, या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, गैर सरकारी और कितनी नौकरियां आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को
22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी। और जो पार्टी जिस सरकार में 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट सकती है, तो 22 लाख रोजगार देने में और उस दिशा में काम करने में समाजवादी लोगों को समय नहीं लगेगा। इसलिए 22 का रोजगार के लिए आईटी सेक्टर के लिए केवल पहला संकल्प है कि 22 लाख नौजवानों को जो प्रोफेशनल होंगे, क्वालिटी जॉब होगा, एजुकेशन जो कर क्या इंजीनियरिंग करें, उनको नौकरी देने, रोजगार देने का काम समाज सरकार में होगा, उस दिशा में काम करेंगे।